हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य भाई हिंदी पर। दोस्तों, आगामी बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम को देखते हुए मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हिंदी टीजीटी से संबंधित कक्षा 9, 10 और 6 से 8 का जो हिंदी टीजीटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। दोस्तों, इसमें 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं प्योर हिंदी के, जो कि बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्न, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे परीक्षाओं में। तो 80 नंबर का आपके विषय से होता है और 40 नंबर सामान्य जीके जीएस का होता है, और 30 नंबर आपका अनिवार्य तौर पे जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वो होता है। ठीक है, वो जनरल विषय के अंतर्गत आएगा। कुल मिला के 80 क्वेश्चन जो मुख्य विषय है उसी को लेकर मैं आ रहा हूँ। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। जी हाँ, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, हिंदी भाग 3 करके है। तो पहला प्रश्न ये है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर देने का प्रयास करिए। तो संविधान के 343 अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के बारे में क्या कहा गया है। तो ऑप्शन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। यह विकल्प सही हो जाएगा, ये विकल्प सही होगा। और देखिए, ऑप्शन तो यहाँ दिए हुए हैं कि ए और बी, यानी मतलब ए और बी ये दोनों सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान में कहा गया है। और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी कहा गया है। तो ऑप्शन ए और बी वाला ऑप्शन जो ए और बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, यानी 71 शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। पहला सामान्य हिंदी, फिर दूसरा सामान्य के क्या बोलते हैं जीके जीएस 40 नंबर का, उसके बाद फिर ये 80 क्वेश्चन का आपका विषय से होता है। कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि मुख्य विषय और जीके जीएस से ही आपके मेरिट निर्धारित होते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ऑप्शन है भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और मगही। तो बिहारी हिंदी में नहीं आती। तो बिहारी हिंदी में आप लोग देखे होंगे कि भोजपुरी, मैथिली और मगही, भोजपुरी, मैथिली ये आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं आता है। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अभी जानते हैं कि थोड़ा बता दें कि बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसे दो भागों पूर्वी और पूर्वी बिहारी में पश्चिमी बिहारी में विभाजित किया गया। पूर्वी बिहारी की दो बोलियां मगही, मैथिली और पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी बोली होती है। तो कुल मिलाकर भोजपुरी, मैथिली और मगही बिहारी हिंदी वर्ग में आते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, क्या है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, ब्रजभाषा से, बांगरू से, खड़ी बोली या अवधी से। प्रश्न नंबर 73। तो 73 क्या कहता है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो 73 का हो जाएगा खड़ी बोली से। ठीक है, खड़ी बोली से हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 74 की बात करें, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार। तो 74 नंबर, ये बांगरू जो भाषा है वो हरियाणा में बोली जाती है, ज़्यादातर हरियाणा में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 75 की बात करें कि कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो मारवाड़ी को, खड़ी बोली को, अवधी को या छत्तीसगढ़ी को। तो आपको ध्यान रखना है, कौरवी जो बोली है वह खड़ी बोली को कहते हैं। और कौरवी बोली जो नाम दिया था खड़ी बोली को, वह राहुल संस्कृत्यायन जी थे, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन।
प्रश्न नंबर 76, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, जबलपुर। प्रश्न नंबर 76, तो बघेली बोली जो है वो उसका क्षेत्र जो है जबलपुर साइड में है। ठीक है, कहाँ है? जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है, एमपी के जिले हैं। प्रश्न नंबर 77 की बात करें, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा या मगही? तो आपको लग रहा होगा, आपको खुद मालूम होगा कि मगही जो है पूर्वी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी पश्चिमी हिंदी है, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई? कन्नौजी, अवधी, ब्रजभाषा या बुंदेली में? देखिए, सूरसागर जो है ब्रजभाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों में की गई थी। ठीक है, तो किसमें की गई थी? ब्रजभाषा में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 79, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? कन्नौजी, मगही, अवधी या बुंदेली में? आप सभी को पता है कि रामचरितमानस की जो रचना है वह अवधी भाषा में की गई थी। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 80, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या हैं? स्वातंत्र, नए भाव का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सी सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, या डी पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। तो एक कूट दिया गया है, ए सही, ए में ए बी होगा कि बी में बी सी होगा, सी में सी डी होगा या डी में बी डी होगा। 80 नंबर, तो 80 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, यानी बी और सी दोनों सही होंगे। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता है और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना है उनकी रचनाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक कर देंगे। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो आपको अनवरत मिलती रहेगी। तो प्रश्न नंबर 81 क्या कहता है कि मीरा ने अपने इष्ट देव यानी आराध्य, मीरा किसे अपना इष्ट देव मानती थी? तो श्री राम को, विठलनाथ को, श्री कृष्ण को या राधा को? तो आपको ध्यान रखना है, मीरा तो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन थी, तो श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 82, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू और समर शेष है। 82 नंबर, जी बिल्कुल। बाकी ये तीनों, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला और कजरा भी आरजू, ये सभी राही मासूम राजा की है। बट समर शेष इनकी रचना नहीं है। समर शेष रचना है विवेकी राय की। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं 83 नंबर, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? प्रश्न नंबर 83, तो ये जो है पंक्तियां भाव या मनोविकार से ली गई हैं। ठीक है, और इसके जो रचना है वो जो है रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 84 की बात करें, विदेशी पृष्ठभूमि का आधारित हिंदी उपन्यास क्या है? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां, एक समुंदर, उस शहर तक। तो कूट दिया गया है, इसमें कौन सा सही है? विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास, प्रश्न नंबर 84, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी सी, यानी डी, ए बी और सी। बाकी उस शहर तक ये नहीं है। ठीक है, उस शहर तक ये नहीं है। ये जो उपन्यास है वो तेजेंद्र का उपन्यास है, जो कि महानगरीय जीवन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 85 की बात करें, अभिकथन ये है, परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो ये बताना है कि ऑप्शन के जरिए कि ए गलत आर गलत, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, या ए सही या आर सही। प्रश्न नंबर 85, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा? बी सही होगा। रूढ़ि परंपरा पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है, ये सही है। बल्कि आर जो है गलत है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है, ये गलत है। परिवर्तन नहीं होता परंपरा में, सेम वही चीज़ें चलती रहती हैं। प्रश्न नंबर 86 की बात करें, अभिकथन है, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है।
तर्क है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं, एक कथन जो है। तो 86 नंबर कूट दिया है, ए गलत आर सही, ए सही आर सही, ए गलत आर गलत, या ए सही आर गलत। प्रश्न नंबर 86। तो ये जो है दोनों गलत होंगे क्योंकि वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वीरता का अनुकरण नहीं किया जा सकता। हाँ, वैसे मन की प्रशंसा उधार ली जाती है, जैसे मन की प्रसन्नता भी उधार नहीं ली जा सकती। मिला के क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, जरूर नहीं है कि वीरता शरीर से हो, मन से भी होता है। ठीक है, लोगों की आवाज़ से भी वीरता झलकती है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुनिश्चित कीजिए और कूट का प्रयोग करिए। कूट दिया गया है इसमें, मान लीजिए मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, भाषा भूषण किसकी रचना है? ए। फिर अलंकार पंचाशिका है, भाषा भूषण, अलंकार पंचाशिका, विष्णु कीर्तन और रस विलास। ठीक है, 87 नंबर। तो भाषा भूषण जो है वो रचना है जसवंत सिंह की। किसकी है? जसवंत सिंह की। उसके बाद फिर अलंकार पंचाशिका मतीराम की है। वहीं पर विष्णु कीर्तन की बात करें, विष्णु कीर्तन के रचना का रसनिधि हैं। ठीक है, रसनिधि यानी सी का 5। और रस विलास के रचनाकार जो है चिंतामणि हैं। कौन है? चिंतामणि, यानी डी का चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? अमीरदास, मतीराम, चिंतामणि या राम सहाय? 88 नंबर। तो इसमें से चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की, बल्कि सतसई को बल्कि अन्य जो अमीरदास, मतीराम, राम सहाय हैं, सभी ने सतसई की रचना की है। सतसई में देखिए क्या होता है, सतसई को सप्तशती भी बोलते हैं और यह मुक्तक काव्य का एक विशिष्ट विधा है जिसमें 700 या 700 से अधिक दोहे जो है होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 की बात करें। तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? बादलों के घेरे में, मैं हार गई, जिंदगी और गुलाब, सुहागिने। तो ये है बादल के घेरे। क्या है? बादल के घेरे, ध्यान रखिएगा, बादल के घेरे। अगला प्रश्न है, अब देखिए बादल के घेरे जो कहानी है, ठीक है, वह कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है, जो साल 1980 में लिखी गई थी। कृष्णा सोबती, बादल के घेरे में। पद्मावत के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। बहुत सरल क्वेश्चन भाई, जायसी जी हैं। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पक्ति है? तो ये पक्ति है मीराबाई की। किसकी पक्ति है? मीराबाई की। जो प्रश्न सरल है मैं जल्दी जल्दी कर ही दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तेरा मन मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? अनुभव को महत्व, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, या सहज बात को सहजता से कहना। 92 नंबर। तो ये बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, ठीक है, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा मंतव्य जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, और यह जो पंक्ति है वह कबीरदास के द्वारा बोली गई है। प्रश्न नंबर 93, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, या मास्टर शंभुदयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, या काशी शाह या गंडा सिंह। प्रश्न नंबर 93। तो इसका उत्तर होगा बी, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, ये होंगे। क्योंकि राग दरबारी उपन्यास के जो पात्र हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन जी हैं, यह हम उपन्यास जो है राग दरबारी साल 1968 में श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें सहिष्णुता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, या अपनी रचनाओं में उन्होंने यानी केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो 94 का क्वेश्चन सही होगा ए। ठीक है, ABC। देखिए क्या दिया है, कहने का मतलब यह है, रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के बारे में ये बातें कही थी। केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला था,
उनमें वह हृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। और सी, वे संस्कृत साहित्य से लेकर सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तीनों बात जो है केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। प्रश्न नंबर 95, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद या डी संरचनावाद। दिए गए विकल्पों में से सही जो है यानी कूट दिया है कौन कौन से सही है। प्रश्न नंबर 95, तो आपको ध्यान रखना है ये रसवाद और मार्क्सवाद ये दोनों रहेंगे, यानी बी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो को लाइक मिलने से मोटिवेशन बढ़ता है और नए नए टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। अगला प्रश्न है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध और चिंता अज्ञेय के काव्य हैं। कूट दिया है कौन सा सही होगा? 96। तो यहाँ पर भग्नदूत और ये चिंता ये दोनों सही होंगे, यानी ए और डी। बाकी जो आत्महत्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित करिए। विशंभर, रंजीत, तरन और नवल किशोर ये पात्र हैं और कहानी है। इधर माया दर्पण, दुलाई वाली, आहुति, मिसपाल। तो ध्यान से समझिएगा इसका क्या हो जाएगा। विशंभर जो है आहुति कहानी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और फिर रणजीत जो है मिसपाल, ठीक है, मिसपाल कहानी से है। तरण की बात करें, तरण जो है माया दर्पण से है, तरण जो है माया दर्पण कहानी से। और नवल किशोर जो है नवल किशोर दुलाई वाली, ठीक है, दुलाई वाली, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि विशंभर आहुति कहानी का पात्र है। आहुति कहानी जो है वर्ष 1930 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी, ठीक है। आहुति प्रेमचंद द्वारा लिखित है। वहीं पर मिसपाल कहानी जो है वह मिसपाल जो है कहानी वह मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश। दुलाई वाली माया दर्पण देखेंगे। माया दर्पण जो है ये जो है वो कहानी निर्मल वर्मा, ठीक है। माया दर्पण निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है। और दुलाई वाली जो है राजेंद्र बाला घोष की रचना है। प्रश्न नंबर 98 की बात करें, रंग में भंग किसकी रचना है? महर्षि चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, पंडित जगन्नाथ या रामधारी सिंह दिनकर। 98 नंबर। तो रंग में भंग ये जो है ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। 199 नंबर की बात करें, रंग में भंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुंदर मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसा वह गयो। तो ये जो है कहाँ लिखा था? तो ये लिखा था कहाँ? ऑप्शन है दौलत राव सिंधिया, जगत सिंह, अनूप गिरी या रघुनाथ राव। तो ये दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये लिखा गया था जो पद्माकर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? मूसलाधार चक्र है, सहस्त्रार चक्र है या अलौकिक गुफा या आसमान में स्थित गुफा। प्रश्न नंबर 100। तो इसका उत्तर होगा बी, सहस्त्रार चक्र।
अगला प्रश्न है हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष, लोक निरपेक्ष या लोक हित रक्षक। तो लोक हित रक्षक, सॉरी लोक जो है निरपेक्ष है, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय जिसको श्रीचंद्र जो है राय, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय ये सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे। कौन थे? स्वामी हरिदास। हरिदासी संप्रदाय जिसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता था, इसमें राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष की भावना से लिखे हैं। प्रश्न नंबर 102 जयनंद की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा, बेजलो या ईश्वरचंद। तो ABC सभी होगा, शमशेर होंगे, जुलेखा और बेजलो होंगे, ईश्वरचंद नहीं होंगे, ठीक है। ईश्वर चंद जो है नरेंद्र कोहली की कहानी पत्नी का जो है पात्र है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। दोस्तों आज मैं इस पार्ट में 40 क्वेश्चन पर बात करूंगा। 40 क्वेश्चन अगले दिन आप लोगों के लिए रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन आज यानी 120 क्वेश्चन तक चलेंगे इसमें। अब कथन क्या है कि परंपरा रूढ़ि पालन नहीं करती, आधुनिकता के पक्षधर है तर्क, क्योंकि परंपरा के अतीत में आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। शायद जो है दोबारा ये प्रश्न आ गया है, तो इसका उत्तर मैं बता दूं कि ए सही आर गलत है, ठीक है, ठीक है। आधुनिकता की पक्षधर है, बल्कि ये नया प्रश्न है लेकिन उससे मिलता जुलता है। यानी परंपरा रूढ़ि का पालन नहीं बल्कि आधुनिकता की पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। ध्यान, ये गलत है। प्रश्न नंबर 104 की बात करें, निम्नलिखित आलोचकों और उनकी कृतियों के साथ सीमित करिए और नीचे का कूट का प्रयोग करिए। तो कूट नहीं, सीधे मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदास सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र के आलोचक ग्रंथ कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 104। तो लक्ष्मीकांत वर्मा का जो आलोचक ग्रंथ है वह है नई कविता के प्रतिमान, ठीक है, नई कविता के प्रतिमान। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो है आलोचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। फिर सी है शिवदान सिंह चौहान। अब यहाँ देखेंगे शिव कुमार मिश्र की क्या है, भक्ति काव्य और लोक जीवन, ठीक है, भक्ति काल और लोक जीवन, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 105। 105 में क्या प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, दुलारी लाल भार्गव या वियोगी हरि। 105 प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? श्री वियोगी हरि, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? स्वप्न, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि या कृषक क्रंदन। 106 तो यह है स्वप्न इनकी रचना नहीं है, बल्कि ये रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, ठीक है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। 107 तो ध्यान रखिएगा, श्रद्धा जो है वह पात्र है कामायनी की, श्रद्धामन मानव। 108 गीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? नीचे सही उत्तर करिए। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य या कवि शिक्षक आचार्य। 108 नंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ABD। कौन होगा? ABD, यानी डी वाला सही होगा, यानी उद्भव आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। अगला प्रश्न है 109। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी जो है छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, ये तर्क है। तो इसमें ऑप्शन बताना है कि दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, तो मिला के ये है 109।
तो इसका उत्तर होगा ए सही है और आर गलत है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात की सही बात है, लेकिन लघु आकार की कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित करती है, ये गलत है। अब आ गए हैं हम 110 नंबर पे, तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित करिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही लिखिए। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। स्वामी हरिदास ये किसमें होंगे, तो स्वामी हरिदास की भक्ति प्रवृत्ति जो है मधुरोपासक है। कौन है? मधुरोपासक, तीसरा वाला सही होगा। मलुकदास का निर्गुणोपासक, मलुकदास जो है निर्गुण कवि थे, ये ध्यान रखिएगा। कण्हपा निरीश्वरवादी कवि कहे जाते हैं, कण्हपा निरीश्वरवादी, और कुतुबन एकेश्वरवादी, ठीक है, भोगवादी कोई नहीं है। 111 नंबर की बात करें, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। 111 नंबर, तो पंच बिड़ाल में अहंकार शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंच बिड़ाल का मतलब होता है बौद्ध शास्त्रों में निरूपित यानी लिखित आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह से है, ठीक है। अगला प्रश्न है 112 नंबर, अपभ्रंश या प्राकृताभास। अपभ्रंश या प्राकृताभास कथन है, हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पत्ता तांत्रिक और योगी मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है, ये बताना है। तो अधिकतर जो कथन होते हों रामचंद्र शुक्ल के ही होते हैं, तो उनके भी वही हैं। प्रश्न नंबर 113 की बात करें, ब्रज का किस संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपरोक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया था या सुझाया है? मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा ने। 113 नंबर, तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण ये सुझाया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 114 नंबर की बात करें तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा या नारद की वीणा। 114, तो नारद की वीणा ये नहीं है, बाकी सभी उदय शंकर भट्ट की है। नारद की वीणा जो लिखने वाले हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, ध्यान रखिएगा। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमिरत दास, या हरगौरी सिंह या मंगला देवी। 115 नंबर, तो ये महिला आंचल उपन्यास के जो पात्र श्रीधर और सरस्वती नहीं है, बाकी ये सभी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 116 नंबर की बात करें तो बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकास, एजरा पाउंड, डेनियल बेल या जैक देरिडा। 116 नंबर, बनाने का प्रयास करिए। तो बिंबवाद का संबंध एजरा पाउंड से है। किससे है? एजरा पाउंड से, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 117, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तमस के लिए, अरण्य के लिए, मगध या नीला चांद। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको तमस के लिए मिला था, बड़ी फेमस रचना है, ठीक है। ये प्रसिद्ध उनका उपन्यास है और ये प्रकाशन साल 1973 में हुआ था, इसका प्रकाशन, इसका तमस का। चलिए 3 क्वेश्चन और मैं बताए दे रहा हूँ, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। 118 नंबर, 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? श्रीराज शुक्ल को, जैनेन्द्र को, नगेंद्र को या अमृत राय को। 118 नंबर, तो साल 1969 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो श्रीराज शुक्ल को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 119, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23, 24, 18 या 22 भाषा में। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार जो भारतीय भाषा है उसमें 22 भाषा उसमें दिया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? साहित्य लहरी,
साहित्यालोचन, साहित्य दर्पण या साहित्य मंजरी 120 नंबर। अगला क्वेश्चन है, तो सूरदास की जो रचना है वो साहित्य लहरी है, जो कि सूरदास जी ने लिखा था। ठीक है, उनकी और रचनाएं वह सुर सरावली, सुर सागर। जबकि जो साहित्य लोचन है, ये साहित्य लोचन जो है यह रचना है बाबू श्याम सुंदर दास की, और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की कृति है। ठीक है, मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ पेज नंबर 121 को, कि इसके लेखक बताना है कि कुटच के लेखक कौन है। श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन इसका पार्ट 2 लेकर। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।